जी 7 and 8 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। एक तो कल की क्लास में जरा दोबारा से इंडेक्स पर आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी हो चुकी हुई हैं और आपको उन्हें कैसे लेकर चलना है। चैप्टर 5 के अंदर आपको एक और छोटी सी चीज लिखी हुई नजर आएगी, रिसोर्सेज एंड कंपिटेंसी। दो बातों के ऊपर थोड़ा सा चैप्टर 8 में ये बात और लिखी नजर आएगी। पॉइंट नंबर 5 पर रिसोर्सेज किन को कहा जा रहा है और रिसोर्सेज को हमें किस तरह से जाहिर है इस्तेमाल करना है। ये कोई बड़ी मुश्किल सी बात तो नहीं नजर आ रही है। एन एंटिटी यूज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या यूज कर रहे होंगे, रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे। वो कहते हैं रिसोर्सेज 4 तरह के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। वो कहते हैं इन चारों रिसोर्सेज के ऊपर भी हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस की बड़ा रिलायंस है और इनसे भी हमें कंपिटेंस पता चलेगी, इनसे भी हमें परफॉर्मेंस पता चलेगी, इनसे भी हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते होंगे। अब जाहिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वो मैनेजर, वो लीडर, वो वर्कर, वो एम्प्लॉइज जो आपके पास काम कर रहे हैं और उन सारों की सलाहियतें, इसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोल रहे हैं। और फिजिकल रिसोर्सेज से क्या मुराद है, वो सारे टेंजिबल एसेट्स जो आप यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं। इससे भी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेसेस क्या है। अगर हमारे पास बड़े हाईटेक रिसोर्सेज अवेलेबल है, बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो जाहिर है इस कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ज्यादा इसका मतलब है इसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर हमारे पास ऑब्सोलीट किस्म की टेक्नोलॉजी है, सब चीजें पुरानी है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास चीजें नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हम इस एरिया में क्या हो रहे होंगे, वीक हो रहे होंगे। इसी तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का क्या मतलब है, फाइनेंस, कितना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, तो क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, पैसा है हमारे पास, हम और चीजें खरीद लेंगे, नई टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे। तो इसका मतलब है ये कंपनी बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हमारी वीकनेस बन सकती है। फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब क्या है, कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट, कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा नो हाउ जो आपने इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर हासिल की है। इन तीनों चीजों को जरा अलग अलग देखने की जरूरत है कि कैसे और क्या मुराद है यहां पर। तो सबसे पहले आ गया थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज एंड यूनिक रिसोर्स। वो कहते हैं रिसोर्सेज को आप दो एंगल से देखें। एक है थ्रेशोल्ड रिसोर्स, यही जो ऊपर 4 बातें आ रही हैं। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है, कोई एक लेवल, कोई एक पॉइंट। वो कहता है यार ये थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब है ये एक किस्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास होने का थ्रेशोल्ड क्या है जी, 50%। तो अगर किसी शख्स ने 50% मार्क्स लिए तो इसका मतलब है उसने उस थ्रेशोल्ड को अबूर कर लिया, वो पास तो हो गया। चले सीए में तो बाद में हम मार्क्स नहीं बताते, लेकिन आप नॉर्मल निजाम तालीम में देख लें आजकल क्या परसेंटेज है जी पासिंग, कोई 33% ही है। तो 33% इज थ्रेशोल्ड। लेकिन अगर एक बच्चे ने 92% मार्क्स लिए हैं तो जाहिर है फिर ये उसकी क्या है, ये उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा सलाहियत है, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज है। इसी तरह से रिसोर्सेज को देखने का जरिया बता रहे हैं कि एक थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, कि अगर इससे भी कम आपके पास रिसोर्सेज है फिर तो आप इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि अल्टीमेटली आपको क्या लेना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा, बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड से अबव बैठे हैं तो फिर वो जो नॉलेज है, वो जो रिसोर्सेज है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिक रिसोर्सेज आपके पास। Threshold resources are the resources that an entity needs in order to participate in the industry and compete in the market. Without threshold resources, an entity cannot survive in its industry and market. वो कहते हैं इसके बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना। ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किन चीजों की, उन्हीं ऊपर वाली 4 चीजों की। ह्यूमन रिसोर्स का एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स होगा, फिजिकल एसेट्स का एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स होगा। अगर यही नहीं है तो फिर तो आप वो कह रहे हैं कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते, फिर तो आप घर जाने की तैयारी करें। लेकिन अगर इससे अबव खड़े हैं आप, तो फिर उसका नाम दे रहे हैं कि ये क्या है, ये यूनिक रिसोर्सेज हैं। और ये असल में आपकी किस चीज को शो कर रहे हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज को शो कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इस रिसोर्स की है लेकिन आप इससे बहुत ऊपर खड़े हैं। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपका फाइनेंशियल एसेट्स, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इससे
फॉर अवे खड़ी है, तो ये आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है, जिसका फायदा डेफिनेटली आप फ्यूचर में उठा रहे होंगे। मतलब एक कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, तो हमारे जहनों में मोबाइल का कोई एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना कि अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर तो ये मोबाइल ही नहीं है ना, फिर तो इसको लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। लेकिन फिर कोई अच्छी कंपनीज होंगी, सैमसंग होंगी, एप्पल होंगी, फला होंगी, वो कहां खड़े होंगे? वो यूनिक रिसोर्सेज के साथ खड़े होंगे। वो टेक्नोलॉजी, उनके रिसोर्सेज, उनकी सारी चीजें कहां खड़ी होंगी? जाहिर है यूनिक लेवल पर खड़ी होंगी। यूनिक रिसोर्स दैट कंपेटिटर वुड हैव डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग। वो कह रहा है यूनिक रिसोर्स कब होगा? अगर तो वो इतना ही कॉमन है कि हर बंदा एक्वायर कर लेगा तो फिर वो यूनिक रिसोर्स होगा, फिर वो कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं बनेगा। यूनिक रिसोर्स कोई रिसोर्स जब भी होगा जब कंपेटिटर उसे उतनी आसानी के साथ, उतना फ्रीक्वेंटली एक्वायर ना कर सकता हो, फिर वो यूनिक रिसोर्स बनेगा। फिर उसने कहा इट माइट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल सच एज, वो कहते हैं आपकी इंडस्ट्री का कोई रॉ मटेरियल बड़ा स्केर्स है, लिमिटेड है। स्केर्स रिसोर्सेज आपने उधर कॉस्ट वगैरह के अंदर उनकी मैनेजमेंट और उनकी प्लानिंग भी पड़ी होगी। वो कहता है अगर कोई आपके पास स्केर्स रिसोर्स है जो दुनिया में मिलता ही नहीं है, कंपेटिटर के पास है नहीं, लेकिन आपके पास है, तो ये शो कर रहा है कि आपके पास यूनिक रिसोर्स है। जैसे किसी चीज के एक्सप्लोरेशन के राइट्स आपके पास हों कि आप ही ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के राइट हो सकते हैं, कोई रिफाइनरी से रिलेटेड राइट्स हो सकते हैं, कोई सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड राइट्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो यूनिक है, जो हर एक के पास नहीं है, तो फिर आप उस यूनिकनेस की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज ले लेंगे। आपकी लोकेशन समटाइम आपको यूनिक रिसोर्स बना रही होती है। मसलन कोई एक बहुत बड़ा मॉल बना, शॉपिंग मॉल बना, और उसकी फ्रंट की पहली शॉप ही आपके पास है। अब ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, ये एक ही शॉप हो सकती थी। कोई शहर की एंट्रेंस के ऊपर, कोई शहर का बड़ा कोई सिविक सेंटर बना है, उसके ऊपर लोकेशन आपकी क्या हो सकती है? यूनिक हो सकती है। या जैसे हमारे ये आईसीआई का सोडा ऐश प्लांट इन्होंने खेड़ा माइंस के पास लगा रखा है। अब उस सोडा ऐश प्लांट के अंदर एक पानी इस्तेमाल होता है जो कि अगर आप खेड़ा माइंस में भी गए हो तो आपने वो देखा होगा, जो विजिटर्स के लिए अब उन्होंने माइंस बना रखी हैं, तो वहां एक अंदर छोटा सा वो तालाब सा बना हुआ है जिसके अंदर आप पानी वो फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो वो पता चलता है कि यार ये वाटर डिफरेंट है क्योंकि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है। तो इस तरह का वाटर सोडा ऐश में इस्तेमाल हो रहा होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार इस पानी को वहां से ट्रांसपोर्टेशन करके लेकर आएंगे तो बड़ी कॉस्ट आ जाएगी। उन्होंने वहीं पर अपना एक प्लांट लगा लिया। अब वो इमीडिएट वेसिनिटी के अंदर जो प्लांट लग सकता था वो आईसीआई ने लगा लिया, तो लोकेशन क्या बन गई? एक यूनिक रिसोर्स बन गया। इसी तरह कोई हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं और आपको जगह उस जगह मिली है जहां वाटर का सबसे ज्यादा फ्लो है, तो ये एक यूनिक लोकेशन है जिसकी वजह से आप बेनिफिट उठा रहे होंगे। और अब कंपेटिटर इसको अचीव भी नहीं कर सकता जब तक आप ये जगह खाली नहीं करेंगे, जब तक तो कोई दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो ये इसको हम कह रहे हैं लोकेशन। स्पेशल प्रिविलेज मतलब कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट, कोई फ्रेंचाइज आपने ले ली और अब फर्दर फ्रेंचाइज अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई एक बड़ा शॉपिंग मॉल था, उन्होंने कुछ जगह मुख्तस कर दी, जैसे आप अपने इसमें चले जाएं, पैकेजेस मॉल में चले जाएं या इसमें चले जाएं, एम्पोरियम में चले जाएं। उन्होंने एक फूड कोर्ट बना दिया कि जी ये जगह है जहां पर फूड के लोग काम करेंगे। अब उससे ज्यादा जगह फूड को एलोकेट नहीं होगी। अब फर्ज किया एक ब्रांड वहां जगह ढूंढ रहा है और उसको जगह ही नहीं मिल रही है, तो वो जाहिर है क्या कोशिश करेगा? कोई वीक ब्रांड है, कोई हल्का आदमी है, उसे कहेगा यार अपनी जगह छोड़ दो, मुझे दे दो, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये स्पेशल प्रिविलेज जो है वो भी कोई यूनिक रिसोर्स हो सकता है। किसी भी चीज में ये क्रिएट हो सकता है समझने के लिए। वैसे तो हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जिम खाना की मेंबरशिप है। अब हर आदमी को नहीं मिलेगी, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इतने ही मेंबर होंगे, कोई मेंबर की डेथ होगी, कोई मेंबर एग्जिट लेगा तो नया मेंबर ऐड होगा। तो ये एक प्रिविलेज है, एक ठीक है, एक यूनिक रिसोर्स के तौर पे काम करेगा। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से ऑनरशिप की वजह से, लोकेशन की वजह से या किसी स्पेशल प्रिविलेज की वजह से कोई रिसोर्स जो है वो क्या हो सकता है? यूनिक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंसीज आर एक्टिविटीज और प्रोसेस इन विच एन एंटिटी यूज इट्स रिसोर्सेज। They are created by bringing resources together and using them effectively. अगर आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसको हम कोर कॉम्पिटेंसीज ऑर्गेनाइजेशन की कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये भी इसी तरह से हैं कि आपको देखना है कि आपके पास थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है या कि कोई उससे अबव की कॉम्पिटेंसीज है। कोई भी काम करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी तो रिक्वायर्ड है।
अगर आपकी कंपिटेंसी उससे कम है तो फिर तो आपको आउट होना उस इंडस्ट्री से। कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और उसके पास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपिटेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर तो उसको एग्जिट लेना है। कोई पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई फास्ट फूड की कंपनी है और उसके पास ये कंपिटेंसी भी नहीं है कि जो बेसिक लेवल ऑफ पिज्जा है वो मैन्युफैक्चर कर सकता हो, तो फिर तो इस रेस्टोरेंट को बंद होना है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई वो है कंपनी है और उसके पास जो बेसिक कंपिटेंसी रिक्वायर्ड है गाड़ी बनाने के लिए, अगर वो भी नहीं है तो फिर तो इसको कंपनी को क्या करना है, एग्जिट लेना है, बिजनेस से बाहर होना है इसे। और फिर दूसरा इसके मुकाबले में आ रहा है कोर कंपिटेंसी। कोर कंपिटेंसी का मतलब वही है कि कोई आपकी यूनिक कंपिटेंसी नहीं। कोर competencies are activities, process and abilities that give the entity a capability of meeting the critical success factor for product or services and achieving competitive advantage. वो कहते हैं यार हमारे पास जो कंपिटेंस है वो किसी और के पास नहीं है, कोर कंपिटेंसी। तो जाहिर है ये क्या बनेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। ये कोर कंपिटेंसीज आपके पास किसी भी वजह से हो सकती हैं, किसी भी एंगल से हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से हो सकती हैं, कैपिटल की वजह से हो सकती हैं, किसी भी वजह से हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कंपिटेंसीज हैं, कोर कंपिटेंसीज हैं, तो जाहिर है ये अल्टीमेटली उस कंपनी को क्या प्रोवाइड करेंगी, कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। मींस कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर सकेंगे। थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज आर मिनिमम कैपेबिलिटीज needed for the organization to be able to compete in the given market. For example, threshold competencies are competencies where the entity has same level of competency, यानी जो सभी के पास है। मतलब एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी तो जाहिर है उन सबके पास सारे ऑनर कौन होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे। तो ये क्या बन जाएगी फिर, थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज बन जाएगी। आप ऑडिट फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो सारे लोगों ने ही कैफ क्वालिफाई किया हुआ होगा। तो अभी उस वक्त कैफ जो है वो किसी और के मुकाबले में तो आप बड़े अपने आप को फाते समझ रहे होंगे कि यार क्या बात है, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए तो ये आपकी क्या बन जाएगी, थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज बन जाएगी। इसी तरह से किसी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं तो कुछ कैपेबिलिटीज होंगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी उस इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल्स की अपनी रिक्वायरमेंट होंगी, शुगर की अपनी होंगी, फास्ट फूड की अपनी होंगी, बेवरेजेस की अपनी होंगी, सीमेंट की अपनी होंगी। तो ये सारा कुछ तो क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड में फॉल कर जाएगा। ऐसी कंपिटेंसी जो सभी के पास हैं, अगर आपके पास नहीं होंगी तो फिर तो आपका सर्वाइवल खतरे में है, क्योंकि ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ये तो आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो अब आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। दे आर इजी टू इमिटेट। क्या मतलब, इन्हें कॉपी, अगर आपके पास कोई है भी, फर्स्ट किया कहते हैं नहीं यार ये काम, तो कहते हैं अगर ये कोई ऐसा काम है कि जो भी कॉपी हो जाएगा, जैसे किसी को पता चलेगा वो भी कर लेगा, तो फिर ये भी थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी भी है। ऐसी कोई आपकी कोई ऐसी स्किल सेट जो हो सकता है अभी इमीडिएटली सिर्फ आपके पास है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो वो भी ये काम कर लेंगे, तो वो कह रहे हैं ये भी असल में थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज ही हैं, क्योंकि ये तो कॉपी हो जाएगा ना। हाँ, इसके कॉपी होने में कोई रुकावट हो, पता चले जी इस पे 20 करोड़ रुपया लगेगा और जिस इंडस्ट्री में मैं हूं उसमें 20 करोड़ कोई नहीं लगा रहा, तो फिर ये थ्रेशोल्ड में नहीं आएगा। फिर मेरा वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो मुझे यूनिक बना रहा है, मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर सभी कर लेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम यहां कोई बड़ा अच्छी किस्म का, कोई बहुत यूनिक किस्म का एक हम मल्टीमीडिया लाके लगा दें और हम कहें कि जी क्या कॉलेज को कोई यूनिक उसमें आ गए हैं, तो कहते नहीं यार, ये जैसे ही पता चलेगा कि ये ब्रांड का भी अवेलेबल हो गया तो कोई दूसरा कॉलेज भी लाके लगा देगा, इसमें क्या मसला है। तो ये थ्रेशोल्ड आपको कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं दे देगा, बल्कि ये तो कोई बात नहीं है, कोई ये तो थोड़े से पैसे चाहिए कोई भी जाके लगा देगा। तो कहते हैं कि अगर कोई ये दोनों कैटेगरीज या तो कंपलसरी है, सेम लेवल है, सब लोग यही काम कर रहे हैं, तो फिर आप भी वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मसलन जी वाटर के अंदर हम आजकल टैप वाटर तो अब यूज नहीं कर रहे होते, आप मिनरल वाटर यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम मिनरल बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज आरओ वाटर। अब आरओ वाटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आरओ प्रोसेस से गुजर रहा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गुजर रहा होगा, इसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब वो सारी कंपनीज में, हता कि अगर कोई बिल्कुल छोटा सा आपके उस पर भी प्लांट लगा हुआ है ना, तो वो उसमें भी ये मेम्ब्रेन लगी हुई है। और ये सभी लोगों ने ये दुनिया में 2-3 कंपनीज हैं जो ये मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, सभी के पास वो लगी हुई हैं। अब आप कहें जी हम आरओ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज के अंदर आ गया। जो महल्ले में छोटी सी वाटर शॉप भी लगी हुई है वो भी यही काम कर रही है। तो आपने कहा नहीं हम साथ में फलां काम भी कर रहे हैं,
हमने कहा जी हम जो है, हम जब आप बॉटल लाते हैं हम उसे फिल करते हैं तो आमतौर पर लोग उस बॉटल को बड़े अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अच्छा पानी भी ले रहे हैं वो उस बॉटल की वजह से खराब हो रहा है। तो एक वाटर शॉप ने क्या किया, उसने एक थोड़ी सी जगह मुख्तस कर दी, उसने कहा यार हमने यहाँ इंफ्रारेड लाइट लगाई हुई है और हम आपकी बॉटल को कोई 2 मिनट के लिए उसमें रखते हैं ताकि स्टेरिलाइज हो जाए। या और इसी तरह से ओजोन वाटर, ओजोनेटेड वाटर कहलाता है O3, उसकी मदद से हम वॉश कर देते हैं जी आपकी बॉटल को, स्टेरिलाइज कर देते हैं। या H2O2 एक इस्तेमाल होता है, H2O2, इससे आप स्टेरिलाइज कर दें। कहते यार अब देखें ना हमारे पास, अब हम जो कर रहे हैं वो सब नहीं कर रहे हैं। वो कहते नहीं, इनमें से कोई काम ऐसा नहीं है कि अगर ये बात बाहर निकलेगी तो फौरन कॉपी हो जाएगी। ये इंफ्रारेड कोई भी लगा देगा लाके, H2O2 से वॉशिंग कोई भी शुरू कर देगा, O3 से वॉशिंग कोई भी शुरू कर देगा। इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस भी कि जो इजी टू कॉपी करना हो, इजी टू अडॉप्ट कर लेना हो, जिसमें कोई लंबा चौड़ा फाइनेंस नहीं चाहिए, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, तो ये भी बेसिकली थ्रेशोल्ड में है। हाँ फर्ज कर लें दुनिया के अंदर पाबंदी है, लेट्स अज्यूम, मैं ऐसे एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं कि O3 यूज नहीं किया जा सकता। O3 डेंजरस भी है और इसकी कोई पर्टिकुलर लाइसेंसिंग है और बड़ी सख्त लाइसेंसिंग है और आपके पास है और पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, देन क्राइटेरिया कुछ और होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी कैपेबिलिटीज जो कोई भी अडॉप्ट कर लेगा वो भी थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज ही बन जाएंगी, वो नॉर्म ऑफ द बिजनेस बन जाएंगी, सभी को करना पड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, अब इन्होंने इसके लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया वो किया सस्टेनेबल कोर कंपिटेंसी, थ्रेशोल्ड के साथ कोर कंपिटेंसी। वो कह रहे हैं यार अगर आप कहते हैं कि हमारी तो कोर कंपिटेंसी है, कोर कंपिटेंसी का क्या मतलब था कि इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, मैं ये क्लेम कर सकूंगा कि मेरी प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है। अच्छा जी, जैसे नेस्ले क्लेम करता है कि जी वाटर वो सबसे अच्छा बना रहा है, लेकिन अब उस क्लेम में हमें देखना पड़ेगा ब्रेक डाउन करके कि यार नेस्ले से पूछा जाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आरओ वाटर दे रहे हैं, तो कहते हैं सारी आरओ दे रहे हैं। तो फिर कोर कंपिटेंसीज कहां से आ रही है? वो कह रहे हैं कोर कंपिटेंसीज ऐसी कंपिटेंसीज को कह रहे हैं जो कोर कंपिटेंसीज माइट लॉस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। वो कहते हैं बाद दफा ये वाली बात है कि कोई कोर कंपिटेंसीज आ गई है, एक कंपनी ने H2O2 यूज करना शुरू कर दिया है और वो सोच रहा है कि मेरे पास ये कोर कंपिटेंसीज है, अभी कोई नहीं, कह रहे नहीं ये तो शॉर्ट टाइम के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है। इन विच केस दे डू नॉट प्रोवाइड मच कंपेटिटिव एडवांटेज, इससे कोई खास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कोई एक अच्छा प्रोसेस कर रहा हूं तो कस्टमर को मुझे कहीं बताना पड़ेगा ना, फिर ही तो मैं एडवांटेज लूंगा कि यार मेरी कंपनी ये काम कर रही है। अब उस काम में है कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं किसी एड में किसी जगह क्लेम करूंगा बाकी कंपनी को पता चलेगा कि यार कल आप भी मंगवा के लगवा दें, इसमें क्या मसला, तो फिर ये कोर कंपिटेंसीज नहीं रहेगी। वो कह रहा है कोर कंपेटिटिव एडवांटेज इज प्रोवाइडेड बाय सस्टेनेबल कोर कंपिटेंसीज। सस्टेनेबल कोर कंपिटेंसीज का क्या मतलब है? ऐसी कंपिटेंसीज जो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन करेंगे। These are core competencies that can be sustained over a fairly long period of time, over a period of time that is long enough to achieve strategic objective. अगर ऐसा ना हो कल कोई सारे लोग ये कर ले, नहीं 2 4 5 साल तो लोग नहीं कर पाएंगे, अब हमें एज मिल रही है, फिर इसका कोई फायदा है। और आज हमने लॉन्च किया, कल लोग भी लॉन्च कर देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल कंपिटेंसीज शुड बी ड्यूरेबल, और वो कहते हैं कि ड्यूरेबल होनी चाहिए और डिफिकल्ट होना चाहिए उसको कॉपी करना। उसमें डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए? या तो कोई टेक्निकल नो हाउ ऐसा हो कि हर बंदा अफोर्ड ना कर रहा हो, या कोई लाइसेंसिंग ऐसी हो, या कोई कॉपीराइट्स ऐसे हो ताकि सब लोग उसे इमीडिएटली फॉलो ना कर सकते। वो कहते हैं इसे 3 हिस्से में देखना चाहिए, 2 हिस्से में। ड्यूरेबिलिटी क्या मतलब? ड्यूरेबिलिटी रेफर टू द लेंथ ऑफ टाइम दैट कोर कंपिटेंसी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। और दूसरी बात है कि भाई उसे लोग कॉपी ना कर सकते हो जल्दी से। कॉपी करने का सोचें तो पता चले इतने ज्यादा पैसे चाहिए, भले कॉपी हो सकता हो लेकिन उसके लिए आपको फंड ज्यादा रिक्वायर्ड हो, तो फिर भी कंपिटेंसी आपकी रहेगी, कोर कंपिटेंसी रहेगी। मसलन दुनिया में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब हमारे बिल्कुल लोकल कंपनी से लेकर और Amazon तक एक लंबी रेंज है हमारे पास होस्टिंग सर्विसेज की। अब अगर Amazon ये क्लेम करे कि यार जिस लेवल की कंपिटेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा काम किसका होगा? इस वाले कि इंफ्रास्ट्रक्चर,
वो पैसा ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब एक लोकल कंपनी और जिस कंपनी ने अभी बिजनेस एक्वायर करना है वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो कहेंगे कि यार ठीक है, हमें कॉपी भी करना है ना, तो बड़ा टाइम चाहिए कॉपी करने के लिए। इसका मतलब है फिर ये आपकी क्या बन जाएगी, कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी। अच्छा जी, फिर उसने 2 एग्जांपल दिए, मैंने ऑलरेडी इनको कवर कर लिया। Core competencies and selection of market. A core competency give a business entity a competitive advantage in a particular market or industry. जाहिर है हम जब भी किसी competitive advantage की बात कर रहे होते हैं, जब भी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर की बात कर रहे होते हैं, तो वो 2 एंगल से ही कर रहे होते हैं, या पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री। देखना पड़ता है कि हमारा उस वक्त का पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब हम कहते हैं कि लाहौर में अभी कोई नहीं ऐसे कर रहा, इसका मतलब है हम पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं। और हम कहते हैं नहीं, वाटर इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा, तो अब हम पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो कंपेटिटिव एडवांटेज भी देखना पड़ रहा होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर मार्केट में वो एडवांटेज है या ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में वो एडवांटेज है। मतलब हमारा एक क्लेम हो सकता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में कोई ये काम नहीं कर रहा। मतलब पेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री क्लेम करे कि जनाब हमारा जो पेंट है, हम जो उसमें केमिकल्स एंड डाइज यूज कर रहे हैं, उसके हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। हम कोई ऐसा हमने नेचुरल डाइज बनाई हैं कि ये केमिकल की डेफिनेशन से बाहर आ गई हैं, और हमारा क्लेम है कि पूरी दुनिया में किसी के पास ये डाइज अभी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है हम कंपेटिटिव एडवांटेज क्लेम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। और ये क्या कि हम कह रहे हैं नहीं यार, हम फलां काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोकल मार्केट में कोई ऐसा नहीं कर रहा, लाहौर में अभी कोई ऐसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा नहीं कर रहा, फिर हम किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जो कह रहे हैं यार, एक समरी बना के आपको फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज 2 तरह के हैं, एक थ्रेशोल्ड और दूसरा यूनिक। और कंपिटेंसीज भी ऐसे ही हैं कि एक थ्रेशोल्ड कंपिटेंसी है और दूसरी कोर कंपिटेंसीज हैं। आप आज के दौर में कोर कंपिटेंसीज से एडवांटेज उठाएंगे, कंपेटिटिव एडवांटेज उठाएंगे, और ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि बाकी सारी इंडस्ट्री के पास कोर कंपिटेंसीज आ रही हैं, तो फिर आप वीक हो रहे हैं। देखना तो अल्टीमेटली हमने यही है कि हमारा बिजनेस वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, हम कहां से कंपेटिटिव एडवांटेज उठा सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। फिर एक और बात आएगी, कैपेबिलिटीज एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। कैपेबिलिटीज का क्या मतलब होता है जी? हमारी सलाहियत है, जो हम कर सकते हैं उसको कैपेबिलिटीज कहते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज इन एनी एडवांटेज दैट एंटिटी गिव्स ओवर। अच्छा जी, कंपेटिटिव एडवांटेज इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड स्ट्रेटेजिक सक्सेस। वो कहते हैं बात दफा क्या होता है बिजनेस के अंदर, हमें कोई सक्सेस मिल जाती है, टेम्परेरीली कोई एक सक्सेस मिल जाती है, देखना यह है कि वो सस्टेनेबल सक्सेस है या सस्टेनेबल सक्सेस नहीं है। बात दफा किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको सक्सेस मिल रही होती है। हाँ, हमने पिछले चैप्टर में यह भी देखा है कि उन फैक्टर को कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे चीजें देखनी, लेकिन देखना यह है कि अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो सस्टेनेबल बेनिफिट आ रहा है या कि फॉर द टाइम बीइंग एक बेनिफिट आ रहा है। मतलब नेस्ले का प्लांट प्रॉब्लम में आ गया, तो नेस्ले अपनी मिल्क प्रोडक्ट नहीं बना पा रही, तो जाहिर है अगर वो सप्लाई, नेस्ले की मिल्क की सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसका कस्टमर इमीडिएट कहां जाएगा, मिल्क तो यूज होना है, तो वो किसी दूसरे ब्रांड पर स्विच करेगा। फिर वो ब्रांड अगर पूरी नहीं कर पा रहा सप्लाई, तो फिर क्या होगा, ये जो लोकल मिल्क शॉप खड़ी है इन सब पर एक आएगा। एक एडवांटेज तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल एडवांटेज है? नहीं, सस्टेनेबल एडवांटेज तो नहीं है। वो कह रहा है कि सस्टेनेबल कब होगा, क्रिएट एडेड वैल्यू इन प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कस्टमर विल पे मोर टू ऑब्टेन। क्रिएट सेम, वो एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज को दोबारा डिफाइन कर दिया उसने कि वो शुरू से हम पहले दिन से इसको कह रहे हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज 2 बातों का नाम है। अगर सादा अल्फाज में हम इसको बयान करें, 2 में से कोई एक क्लेम अगर मेरी प्रोडक्ट कर रही है, तो हमें ये कह रहा हूं कि मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है। या तो मैं कह रहा हूं मेरी प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन प्राइस कम है, या मैं कह रहा हूं मेरी प्राइस तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट अच्छी है। इसको हम कंपेटिटिव एडवांटेज कह रहे हैं। फिर उसने कैपेबिलिटी को थोड़ा सा दोबारा डिफाइन किया। उसने कहा कैपेबिलिटीज आर द एबिलिटी टू डू समथिंग। जो काम हम कर सकते हैं, उस काम को कर सकने की सलाहियत का नाम क्या है? कैपेबिलिटी है। An entity should have capabilities for gaining competitive advantage. वो कहते हैं सिर्फ काम करने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरे से बेहतर काम करने की सलाहियत होनी। कंपेटिटिव एडवांटेज का ये मतलब कि मेरी कंपनी दूसरे से बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकती है। मतलब एक लोकल कोरियर सर्विसेज है, एक टीसीएस है, तो व्हाट इज द डिफरेंस?
पैकेट तो पार्सल तो दोनों नहीं पहुंचा देना है, लेकिन क्लेम में क्या फर्क है? वो कहता है यार हमारी सलाहियत और है, हम और तरह काम करते हैं, ये और तरह काम करते हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? कैपेबिलिटीज कह रहे हैं। कैपेबिलिटीज अराइज फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज दैट आर यूनिक टू ईच बिजनेस। वो कहते हैं ये असल में कॉम्बिनेशन का बात है। रिसोर्सेज भी कैपेबिलिटीज क्रिएट करते हैं और उनका इस्तेमाल भी कैपेबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है कि कुछ लोगों की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, कुछ की दरमियानी है, कुछ की बिल्कुल कम है। वो कह रहे जो बिल्कुल कम है इन्हें तो सोचना है कि क्या ये थ्रेशोल्ड भी मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसका आप थ्रेशोल्ड ही मीट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बोरिया बिस्तरा इकट्ठा करें, आपकी जाने की तैयारी है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो फिर इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अच्छा जी, फिर इसने इसका नाम ना इसको थोड़ा सा इसने दो नाम दे दिए। एक नाम दिया डायनामिक कैपेबिलिटीज। जैसे हम वहां कोई भी नाम दे रहे थे, डायनामिक कैपेबिलिटीज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज ऑफ अडॉप्टिंग टू इट्स चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। वो कहता है कि असल में मसला क्या है, ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने एक एबिलिटी क्रिएट कर ली है तो अब आप हमेशा लीड करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर तो अगर आपने कंपेटिटिव एडवांटेज लिया है तो बाकी लोग थोड़े अरसे में वहां पहुंच जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। कोई 2 महीने में पहुंच जाएंगे, किसी बिजनेस में साल में पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं आपके अंदर असल में डायनामिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। क्या मतलब? जो बाकी के जब यहां पहुंचे तो आप यहां पहुंच चुके हो, फिर आप लीड करेंगे ना। मसलन एप्पल ने मोबाइल्स बनाने शुरू किए तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि यार हम स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल्स बना रहे हैं। अब जो भी एप्पल इस वक्त लेटेस्ट मोबाइल में प्रोवाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है, सारी इंडस्ट्री उसके ऊपर फोकस करके उसको क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब लोग यहां पहुंचेंगे, एप्पल यहां से आगे जाके खड़ा हुआ होगा। दिस कैपेबिलिटी इज कॉल्ड डायनेमिक कैपेबिलिटीज। Amazon, गूगल, अलीबाबा, ये सब क्या कर रहे हैं? हर चीज कॉपी तो हो रही है ना। वो कह रहे नहीं, ओके, जब आप यहां पहुंचेंगे फिर मैं यहां थोड़े खड़ा हूंगा, मैं इससे आगे खड़ा होऊंगा। इस कैपेबिलिटी का नाम क्या रख दिया हमने? डायनेमिक कैपेबिलिटी। जो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली हमारी कैपेबिलिटीज को यूनिक कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करता रहेगा। जब मेरी आज की यूनिक कैपेबिलिटी एक वक्त आएगा क्या बन जाएगी? थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी बन जाएगी। तो जब लोग यहां पहुंचेंगे मैं फिर यूनिक पे खड़ा होऊंगा, जब लोग यहां पहुंचेंगे मैं फिर यूनिक पे खड़ा होऊंगा। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट की बात हो रही है। डायनेमिक कैपेबिलिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज बाय अडॉप्टिंग इट्स चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी टेलीविजन मैन्युफैक्चरर है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कोई इस तरह की चीज है जो हाईटेक इंडस्ट्री से जिसका ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज क्या चाहिए? डायनेमिक कैपेबिलिटीज चाहिए कि जो मैंने आज बना दिया है ये सब लोग यहां पहुंच जाएंगे, फिर मुझे इससे आगे जाना है, मुझे उससे आगे जाना है, अगर लीड करना है, अगर वो वाली बात भी जरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और वो वाली बातें भी ध्यान में रखें। अच्छा जी, रिन्यूइंग इट्स रिसोर्सेज बेस। वो कहता है हमें अपने रिसोर्सेज की बेस को रिन्यू करना पड़ेगा। क्या मतलब? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मुझे कैपेबिलिटीज का एडवांटेज है वो इस वजह से मेरे रिसोर्सेज ज्यादा थे। तो जब सब लोग यहां पहुंचेंगे तो फिर मुझे अपने रिसोर्सेज को रिन्यू करना पड़ेगा। डेवलपिंग न्यू एंड इंप्रूव्ड कोर कॉम्पिटेंसीज। फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छा जी मैं अब मेरी क्या कोर कॉम्पिटेंसीज है, वो कौन सा काम है जो सब अब नहीं कर पा रहे, नए हालात में मैंने क्या ऐड करना है। फिर ही आप लीड करेंगे, फिर ही आप अपने ब्रांड को इंटैक्ट रखेंगे और फिर ही आप जो है ये बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो उसने कहा जी 2 डेफिनेशन उसने फिर नीचे दे दी डायनेमिक कैपेबिलिटीज की। डायनेमिक कैपेबिलिटीज आर एबिलिटी टू क्रिएट, एक्सटेंड एंड मॉडिफाई वेज इन विच एन एंटिटी ऑपरेट एंड यूज इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स एबिलिटी टू डेवलप इट रिसोर्स बेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। क्या बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है आप उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हो और फिर कैसे लीड करोगे, तो ये आपकी डायनामिक कैपेबिलिटीज है। फिर बाद दफा क्या होता है, एक बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई बहुत ही क्रिएटिव, कोई बहुत ही ऐसी प्रोडक्ट आ जाए कि उसे लगे कि यार अगर ये प्रोडक्ट चलेगी तो फिर जो मेरी सारी दुकानदारी तो खत्म हो जाएगी, तो फिर ये बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, उस कंपनी को एक्वायर कर लेता है ताकि इस ग्रुप से बाहर ना जाए ये कैपेबिलिटीज। ये जो डायनामिक कैपेबिलिटीज हैं ये इस ग्रुप से बाहर ना जाए। पाकिस्तान में ये अभी जब थोड़ा सा काम शुरू हुआ, ऐप बेस्ड बिजनेसेस शुरू हुए, तो फूड पांडा वर्ल्ड वाइड काम कर रहा था। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट था, मतलब बज़ाहिर तो एक छोटी सी ऐप है,
उबर और ये छोटी छोटी सी ऐप्स है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने वक्त में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि कोई बंदा फूड का बिजनेस वो कंपनी कर रही है जिसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब जिसको फूड का पता ही नहीं है, उसके पास ना कोई रेसिपी है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई चीज है, क्या है जी, एक ऐप है, वो उससे फूड का बिजनेस कर रही है। ये उस वक्त का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। इसी तरह उबर और करीम जब लोग आए तो उस वक्त का बड़ा कॉन्सेप्ट था कि एक शख्स है जो एक भी व्हीकल एक्वायर नहीं करता, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उसकी है, उस ऐप की मदद से उसने काम किया। तो उस वक्त पाकिस्तान के भी एक कुछ लोगों ने, बच्चों ने काम करके ना एक ऐप बनाई, इन्होंने फूड पांडा को देखा, ईट ओए के नाम से एक ऐप बनी पाकिस्तान में, लोकल बच्चों ने बना ली। उन्होंने इसको थोड़ा सा मार्केट भी कर लिया लोकल, उसके अंदर जा जाके लोगों को अपने उस पर कस्टमर बेस में ले लिया। जब फूड पांडा पाकिस्तान आया तो उसने देखा यार ये बीच में कौन आ गया, तो उसने आते ही सब जगह, वो एक छोटी सी ऐप थी, अब अगर मुझे सही याद है तो वो उस वक्त वो ऐप कोई 12-15 करोड़ रुपए की खरीद ली थी फूड पांडा ने। इसलिए नहीं खरीदी थी कि फूड पांडा को उस ऐप की रिक्वायरमेंट थी, बस उसको खरीद कर डिस्कार्ड कर दिया ताकि कंपेटिटर मार्केट में ना हो। हम अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर लोगों को कहें कि फूड पांडा इज दी ऑप्शन ओनली। तो समटाइम आप ऐसे भी कर रहे होते हैं, इस तरह के काम भी कर रहे होते हैं। उन बच्चों की दिहाड़ी लगी, वो सारी जिंदगी में उन्होंने जो कमाना था उन्होंने देखा चलो जी ये काम हो गया तो खैर है नहीं आप तो इस तरह से भी आप अपनी बाद दफा जो डायनेमिक कैपेबिलिटीज हैं उनको मेंटेन रखने की या कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। इसको यहीं से पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल जबरदस्त टू दी पॉइंट लिखा हुआ है इसे, और इससे समराइज करेंगे तो कुछ चीजें निकल जाएंगी बीच में, तो इसलिए इसे यहीं से पढ़ेंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।